यहाँ क्या कर रही थी वैसे? आदित्य की बात को बीच में काटते हुए आरोही ने पूछा। इस पर काव्या उठकर आगे आती हुई बोली, जलन हो रही है क्या? काव्या की बात पर आरोही ने ध्यान नहीं दिया और आदित्य की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। आरोही को ऐसे काव्या की मौजूदगी पर बच्चों जैसे गुस्सा करते देख आदित्य को बहुत हंसी आ रही थी, पर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसने आरोही से कहा, मैं नहीं बुलाया था उन लोगों के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? आप तो इतने सालों से है, फिर आपसे ज्यादा काव्या कैसे जानती है? आरोही ने फिर से थोड़े गुस्से में सवाल किया। इस पर आदित्य ने उसे शांत कराते हुए कहा, क्योंकि जब से मैं इस दुनिया में हूं तब से कोई ट्विंस पैदा ही नहीं हुए, और जब ट्विंस नहीं हुए तो वो लोग आए भी नहीं, फिर मुझे कैसे पता होगा उनके बारे में? काव्या ने ये सारी जानकारी जिनोस के साथ रहकर हासिल की है। ये सुनने के बाद आरोही का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर आराम से बैठते हुए आरोही ने काव्या से पूछा, तो क्या पता चला उनके बारे में? कौन है ये लोग और ट्विंस के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या चाहते हैं ये लोग हमसे? इस पर काव्या ने इन लोगों के बारे में बताते हुए कहा, देखो, बहुत ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता है, तो जितना बता रही हूं शांति से सुन लो। वो एक अलग ही कम्युनिटी के लोग हैं। इस कम्युनिटी में टोटल 100 लोग हैं। वो लोग जेंडर्स में नहीं बटे हैं, सब सिमिलर जेंडर्स के हैं और उनके बच्चे नहीं होते, पर अपनी कम्युनिटी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि वो 100 लोग हमेशा जिंदा रहे। इसलिए वो साल्विनोस ट्विंस में से किसी एक को अपने साथ ले जाते हैं और कोई पूजा एक्सेट्रा करने के बाद उस साल्विनोस की शादी अपने किसी गॉड से करवा देते हैं। शादी के बाद वो ट्विन साल्विनोस भी उनके गॉड की तरह पत्थर की हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। इस शादी के बाद कम्युनिटी के सारे लोगों को एक नई लाइफ मिलती है। इस तरह वे लोग कभी नहीं मरते। दुनिया के सबसे पुराने टाइम से अब तक जिंदा रहने वाले सिर्फ इसी कम्युनिटी के लोग हैं, और इतने लंबे टाइम तक जीने की वजह से ये इतने पावरफुल हो गए हैं कि इन्हें हराना इम्पॉसिबल है। ये जानने के बाद आरोही और आदित्य टेंशन में आ गए। आरोही को तो पूरा यकीन हो गया कि अब जल्दी ही वो पत्थर की बनने वाली है। जब वो लोग इतने पावरफुल है तो उन्हें हरा पाना आदित्य के बस की भी बात नहीं थी, क्योंकि वो आदित्य से भी ज्यादा पावरफुल थे। यही सोचकर परेशान होते हुए आरोही ने कहा, यानी हम दोनों में से कोई एक बहुत जल्द जाने वाला है? इस पर काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, और हमें ये भी नहीं पता कि कौन जाएगा। आदित्य ने जब आरोही और काव्या दोनों को ऐसे घबराते देखा तो उन्हें हिम्मत देते हुए बोला, अभी वो लोग आए नहीं हैं। जब तक आएंगे तब तक कुछ न कुछ उपाय सोच लिया जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? आदित्य की बात पर आरोही और काव्या दोनों निराश नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तभी आरोही के दिमाग में कोई सवाल आया तो उसने काव्या से पूछा, अच्छा ये बताओ, साल्विनोस ट्विंस तो अक्सर पैदा होते नहीं, हम ही लोग जैसे कई 100 साल बाद पैदा हुए हैं। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं? इस पर काव्या ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये लोग एक ही बार में हजारों साल तक जीने भर की पावर्स कलेक्ट कर लेते हो। काव्या की बात से सहमति जताते हुए आदित्य ने कहा, हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोगों के पास सिर्फ 5% जानकारी है उनके बारे में, बाकी का 95% पता किए बिना उन्हें हराना मुश्किल है। एक काम करते हैं, सबसे पहले उनके बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उन्हें कैसे हराना है यह सोचा जाएगा। आदित्य की बात पर आरोही और काव्या दोनों राजी हो गए और काव्या तुरंत उनके बारे में और जानकारी लाने के लिए निकल गई। आरोही अभी आदित्य के घर पर ही बैठी थी। वो आज सोचकर आई थी कि अपने स्कार्फ और इन साइंस के बारे में आदित्य को सब बता देगी, पर यहाँ आते ही काव्या को जब देखा तो आरोही ने अपना प्लान वहीं रोक दिया। आरोही तब से काव्या के वहां से जाने का इंतजार कर रही थी ताकि वो आदित्य को आराम से सारी बातें बता सके। तो काव्या के जाते ही आरोही ने आदित्य से कहा, वैसे मुझे और भी कुछ बताना था। इस पर आदित्य ने कहा, हाँ बताओ क्या बात है। आदित्य के इतना कहते ही आरोही ने उसके सामने अपना स्कार्फ रख दिया और सीरियस होते हुए बोली, मुझे बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इस शहर में अचानक से अजीब तरह से मर्डर्स होने शुरू हो गए हैं, आपको पता ही होगा। तो जब भी कोई मर्डर होता है मेरे स्कार्फ पर रेड कलर में A+ का साइन बन जाता है। मुझे समझ नहीं आता मेरा क्या कनेक्शन है इन मर्डर्स से। ओह शिट,
मैंने तुम्हें अभी तक इसके बारे में बताया नहीं क्या? आदित्य ने चौंकते हुए पूछा। आरोही ये सुनकर कंफ्यूज होते हुए बोली, किस बारे में? आरोही के इस सवाल पर आदित्य ने बिल्कुल शांत होते हुए कहा, द अवतार साइन के बारे में। ये जो A+ का साइन है, इसे ही द अवतार साइन कहते हैं। जब एक अवतार क्रिएट किया जाता है, उसी के साथ ये साइन भी क्रिएट होती है। हर मर्डर के बाद ये साइन तुम्हारी किसी चीज पर बनने का मतलब है कि कोई साल्विनॉज ही ये मर्डर कर रहा है। ये साइन तुम्हें उसके बारे में वार्न करने के लिए है, ताकि तुम उसे और मर्डर्स करने से रोक सको। इतना कहने के बाद आदित्य अपने कमरे की तरफ गया और एक टॉवल लेकर बाहर आया। टॉवल आरोही को दिखाते हुए आदित्य ने कहा, ये देखो, मेरे टॉवल पर भी बना है सेम। जब भी कोई साल्विनोस किसी का मर्डर करेगा तो बाकी के साल्विनोस को इस साइन से पता चल जाएगा और वो इस बारे में पता लगाकर इसे रोकने के लिए आ जाएंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कर रहा है ये खून? आरोही ने आदित्य के हाथ से टॉवल लेते हुए सवाल किया। इस पर आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, अब ये तो पता करना पड़ेगा। आरोही को लगा था कि आदित्य ने अब तक पता लगा लिया होगा खूनी के बारे में, इसलिए वो अपना स्कार्फ लेकर उसके पास आई थी। पर जब आदित्य को ऐसी बातें करते देखा तो निराश होते हुए बोली, मतलब आपको नहीं पता अभी तक? आदित्य ने इस पर मुंह बनाते हुए कहा, नहीं। ये जानने के बाद कि आदित्य को खूनी के बारे में कुछ नहीं पता, आरोही सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। तो आदित्य उसे समझाते हुए बोला, टेंशन मत लो, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले ये जो मुसीबत सामने खड़ी है, इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। आदित्य की बात में आरोही को भी लॉजिक दिख रहा था। खूनी और खून के बारे में तो बाद में भी पता लगाया जा सकता था, पर अभी जो आ रहे थे उनसे लड़ने का उपाय ढूंढना सबसे जरूरी था। यही सोचकर आरोही ने भी डिसाइड किया कि वो अभी खूनी के बारे में भूलकर उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करेगी जो आ रहे हैं। आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आया कि आज कॉलेज में डांडिया नाइट्स होने वाले हैं। मर्डर्स और फिर वो दूसरी कम्युनिटी के लोग, इन सब में आरोही इतना खो गई कि कॉलेज प्रोग्राम के बारे में तो भूल ही गई थी। याद आते ही आरोही ने आदित्य को बाय बोला और भागती हुई अपने घर गई। डांडिया के लिए एक प्रॉपर ड्रेस कोड रखा गया था और अभी तक आरोही ने वो कपड़े खरीदे भी नहीं थे। तो घर जाते ही कात्यायनी को लेकर तुरंत शॉपिंग गई और सारी चीजें खरीद कर ले आई। इन सब में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अब शाम के 7 बज गए थे। आरोही अब तक रेडी हो चुकी थी। आरोही ने आज व्हाइट शर्ट के साथ एक लॉन्ग प्रिंटेड स्कर्ट पहना था, साथ में लंबे कान के झुमके और कमर में खूबसूरत सी कमरबंद। इन सब के ऊपर से मांग टीका आरोही के लुक में 4 चांद लगा रहा था। तैयार होने के बाद आरोही आदित्य के पास गई, ये पता करने कि वो अभी तक रेडी हुआ या नहीं। इधर आदित्य भी अब तक रेडी होकर बैठा था। आदित्य ने आज प्रिंटेड कुर्ता और प्लेन पजामा पहना था। ज्यादा कुछ तो नहीं किया था आदित्य ने, पर इतने में ही वो इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई देखे तो बस देखता रह जाए। रेडी होकर आदित्य इधर अपने घर से निकला और उधर से आरोही आदित्य के घर आ रही थी। जैसे ही आदित्य ने अपने घर का दरवाजा खोला और आगे बढ़ा, वैसे ही तूफान रेल सी चलती हुई आरोही सामने से आकर टकरा गई। आरोही कुछ सोचते हुए आ रही थी, जिसकी वजह से वो सामने से आ रहे आदित्य को नहीं देख पाई और टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि हील्स पहनी हुई आरोही तुरंत लड़खड़ा गई। आरोही जैसे ही लड़खड़ा कर गिरने को हुई, आदित्य ने उसे संभाल लिया। आरोही गिरने को हुई तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसे आदित्य का हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ तो झट से आंखें खोलकर देखने लगी। आदित्य भी उस वक्त आरोही की तरफ ही देख रहा था। नजरें मिली तो दोनों एक दूसरे को देखने में ऐसे खो गए कि टाइम का होश ही न रहा। जब काफी देर बीत गई तो आदित्य को ध्यान आया कि वो ये क्या कर रहा है। ध्यान आते ही आदित्य ने आरोही को सहारा देकर खड़े होने में हेल्प किया और गला साफ करने का नाटक करते हुए बोला, लेट हो रहे हैं हम लोग, तुम नीचे चलो, तब तक मैं घर को लॉक करके आता हूँ। आरोही भी अभी काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी, तो जैसे ही आदित्य ने उसे जाने को कहा, वो भागते हुए वहां से चली गई। नीचे जाकर कार के पास आदित्य का वेट करने लगी। थोड़ी देर में आदित्य भी वहां आ पहुंचा और चुपचाप कार में जाकर बैठ गया। आरोही भी बिना कुछ बोले शांति से बैठ गई। इस वक्त दोनों इतना ऑकवर्ड फील कर रहे थे कि किसी को कुछ बोल पाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कार जब बिल्डिंग के बाहर निकली तो आदित्य ने फ्रंट मिरर को एडजस्ट किया, जिसके बाद उसे उसमें आरोही का चेहरा नजर आने लगा।
आरोही पीछे सिर झुकाकर बैठी थी। शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था। इधर आदित्य का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। वो आरोही से बात तो करना चाहता था, पर अब कहां से शुरू करे ये नहीं समझ पा रहा था। फाइनली हिम्मत करके आदित्य ने बात शुरू करते हुए कहा, वैसे ये ड्रेस अच्छी लग रही है तुम पर। आरोही ने भी फिर नॉर्मल होते हुए आदित्य की तारीफ करते हुए कहा, आपकी भी अच्छी लग रही है। हाँ, तो जब मैं अच्छा हूं तो मेरी ड्रेस तो अच्छी होगी ना। आदित्य ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। इस पर आरोही चिढ़ते हुए बोली, मतलब मैं अच्छी नहीं हूं? ये सुनते ही आरोही को और चढ़ाते हुए आदित्य ने कहा, वो तो अब तुम ही जानती होगी ना। जैसे ही आरोही ने यह सुना, गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गई। फाइनली आदित्य और आरोही कॉलेज पहुंचे। प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला था, तो आदित्य ने आरोही को कैमरा पकड़ा दिया और कुछ देर तक सारे टीचर्स की नजर में आरोही फोटोग्राफी करते दिख जाए। उसके बाद रियल फोटोग्राफी करने के लिए आदित्य ने पहले ही एक लड़के को पैसे देकर बुला लिया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। प्रोग्राम शुरू हुआ और आरोही कैमरा दूसरे लड़के को पकड़ाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आदित्य भी टीचर्स वाले सेक्शन में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी आरोही के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। आरोही ने जब उस आदमी को आते देखा तो उसे अजीब लगा कि यह आदमी स्टूडेंट्स रूम में क्यों बैठने आ रहा है। पर फिर आरोही ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और प्रोग्राम देखने लगी। थोड़ी देर में आरोही की नजर जब उस आदमी पर पड़ी तो उसने देखा कि वो आदमी बैठा उसे ही घूर रहा था। तो आरोही दूसरी सीट पर चली गई। थोड़ी देर में वो आदमी फिर से आरोही के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया और उसे घूरने लगा। आरोही अब परेशान होने लगी। आरोही का मन हो रहा था कि वो सीधा पूछे उस आदमी से कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, पर उसे हिम्मत नहीं हो पा रही थी बोलने की। संकोच में बहुत देर तक आरोही ऐसे ही बैठी रही कि बोले या ना बोले। फिर उसने आदित्य की तरफ देखा, जो बैठा हुआ उसी की तरफ देख रहा था। आदित्य उतनी दूर बैठा भी आरोही के चेहरे पर डिस्कम्फर्ट देख पा रहा था, तो उसने इशारे में सिर हिलाकर पूछा कि सब ठीक है या नहीं। आरोही ने इस पर झूठी स्माइल देते हुए हामी में सिर हिला दिया और शांति से बैठ गई। आरोही को अब थोड़ी हिम्मत मिली कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आदित्य संभाल लेगा। यही सोचकर आरोही ने उस आदमी से कहा, कौन है आप और यहाँ स्टूडेंट्स रूम में बैठकर मुझे क्यों घूर रहे हैं? आरोही के सवाल पर आदमी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और न जवाब दिया। अभी भी बैठा आरोही को ही घूरता रहा। आरोही ने फिर थोड़ी कड़क आवाज में उस आदमी से कहा, ओ हेलो, सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जाकर दूसरी सीट पर बैठिए और प्लीज मुझे ऐसे घूरना बंद कीजिए। मगर इस बार भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही बैठा रहा। आरोही को अब बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अजीब पागल आदमी है, सुन ही नहीं रहा कुछ भी। फ्रस्ट्रेट होते हुए आरोही ने खुद ही से कहा और वहां से उठकर दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में वो आदमी फिर से आरोही के बगल में आकर बैठ गया। ऐसा करते करते आरोही ने 4-5 बार सीट बदली और हर बार वो आदमी उसके पास आकर बैठ जाता। ये सिलसिला आधे घंटे तक चलता रहा। अब आरोही का गुस्सा हद के पार हो चला था। उसने आखिरी बार उस आदमी से कहा, लास्ट टाइम बोल रही हूं, पीछा छोड़ दो मेरा, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मगर हर बार की तरह इस बार भी उस आदमी ने आरोही की बात को इग्नोर कर दिया। हार के आरोही वहां से उठी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। जाते वक्त आरोही पीछे मुड़कर उस आदमी को देखते हुए जा रही थी कि कहीं वो फिर से उसके पीछे तो नहीं आ रहा। पर वो आदमी वहीं अपनी जगह पर बैठा आरोही को जाते देख रहा था। थोड़ी देर में आरोही वॉशरूम में पहुंची तो उसे थोड़ा आराम मिला कि फाइनली अब उसे कोई घूर नहीं रहा है। मिरर में खुद को देखते हुए आरोही राहत की सांस ले ही रही थी कि तभी उसे मिरर में उस आदमी का चेहरा दिखा। आरोही घबराकर तुरंत पीछे मुड़ी तो देखा वहां कोई नहीं था। आरोही ने सोचा शायद ये उसका भ्रम था और फेस वॉश करने लगी। तभी मिरर में दोबारा से उसी आदमी का चेहरा दिखा। इस बार भी आरोही ने डरकर तुरंत पीछे देखा तो सामने वो आदमी खड़ा मिला। आरोही इस बार पूरी तरह से चिढ़ गई और उस आदमी को धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ताकि वहां से भाग सके। पर आरोही ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया
उसके हाथ उस आदमी के शरीर को पार करते हुए दूसरी तरफ निकल गए। ये देख आरोही के होश उड़ गए कि ये कैसे हो रहा है। घबराकर उसने तुरंत अपने हाथ वापस खींच लिए और कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? इस बार भी आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और रोने लगा। धीरे धीरे उस आदमी के शरीर पर जगह जगह कट के निशान बनने लगे और उन चोटों से खून बहने लगा। देखते देखते उसकी आंखें और जबान बाहर आ गई और फिर अगले ही पल वो छटपटाने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। इसके बाद वो आदमी आरोही की तरफ आगे बढ़ने लगा। आरोही ये देख पूरी तरह से घबरा गई और पीछे की तरफ भागने लगी, पर पीछे अब कोई जगह नहीं बची थी। तो आरोही दीवार से लगकर खड़ी हो गई। वो आदमी आरोही के बिल्कुल करीब आ चुका था। आरोही के सामने पहुंचने के बाद उसने कहा, देखो क्या कर दिया तुमने मेरे साथ, ऊपर से मुझे भूल भी गई। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? कभी नहीं। ये कहने के बाद उस आदमी ने आरोही की तरफ अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया। ये देख आरोही ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आरोही को शुरू से ये लग रहा था कि उसने इस इंसान को कहीं देखा है, पर कहां ये नहीं समझ पा रही थी। पर जब आरोही ने उस आदमी को ऐसे आंखें बाहर आने के बाद देखा तो उसे तुरंत याद आ गया कि उसने इस आदमी को न्यूज़पेपर में देखा था। पर पेपर में इस आदमी की तस्वीर थोड़ी धुंधली छपी थी। इस वजह से आरोही को पहचानने में देर हो गई। अब याद आने के बाद आरोही ये सोच के परेशान हो रही थी कि आदमी उसकी हालत का जिम्मेदार उसे क्यों बोल रहा था। आरोही आंखें बंद किए हुए ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। ये महसूस होते ही आरोही ने तुरंत आंखें खोली तो सामने आदित्य को खड़ा पाया। अपने सामने आदित्य को देख आरोही उसके गले से लग गई और रोने लगी। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से आरोही को क्या हो गया। उसने आरोही के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ आरोही, मुझे बताओ। आरोही ने इस पर सिसकते हुए कहा, मैंने उसे देखा, अभी मेरे सामने खड़ा था और वो मुझे अपनी मौत का जिम्मेदार बता रहा था। आदित्य को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आरोही किसके बारे में बात कर रही है। तो उसने आरोही को शांत करते हुए कहा, एक मिनट, पहले तो तुम घबराना बंद करो। मैं आ गया हूं ना, अब किस बात का डर है तुम्हें? डरना बंद करो और फिर मुझे बताओ किसके बारे में बात कर रही हो। आरोही फिर थोड़ा शांत हुई और आदित्य से अलग होकर आराम से बैठी। उसके बाद अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वही जिसके मर्डर की खबर आज पेपर में आई थी। मैंने उस आदमी को देखा, वो मेरे सामने था। बहुत देर तक मेरे बगल वाली सीट पर बैठकर मुझे घूरता रहा और फिर जब मैं वॉशरूम में आई तो वो यहां भी आ गया। वो बोल रहा था कि मैं उसकी हालत की जिम्मेदार हूं। मैं कैसे हो सकती हूँ, मैं तो उसे जानती तक नहीं। आदित्य को अब सारा माजरा समझ आया कि आरोही इतनी घबराई हुई क्यों है। फिर आरोही को समझाते हुए आदित्य ने कहा, सैल्विनोस को अक्सर कई तरह के विजन्स आते रहते हैं। तुमने उस आदमी के बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया है, इसी वजह से तुम्हें उसके विजन्स आ रहे हैं। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है आरोही। देखो, हर विजन का कोई ना कोई मतलब होता है। अब तुम उस मतलब को समझ पाते हो या नहीं, ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम्हारी इस विजन का भी कोई ना कोई मतलब जरूर है। अब ये तुम्हें सोचना है कि वो मतलब क्या हो सकता है। आदित्य की सारी बात सुनने के बाद आरोही थोड़ी शांत हुई और सोचना शुरू किया। बहुत सोचने पर भी वो अपने इस विजन का मतलब नहीं समझ पा रही थी। तो चिढ़ते हुए आरोही ने आदित्य से कहा, मेरी इस विजन का कोई मतलब नहीं है। वो आदमी मुझसे नफरत करता है और अपनी मौत का जिम्मेदार समझता है। उसने कहा है कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब क्या करूं मैं? आदित्य ने आरोही को ऐसे परेशान होते देखा तो उसका मूड ठीक करने के लिए मुस्कुराते हुए बोला, कुछ मत करो। तुम्हें लगता है इतने हैंडसम लड़के के साथ रहते हुए भी कोई आदमी तुम्हें परेशान कर सकता है? किसी ने तुम्हें परेशान किया ना तो मैं उसका खून ना पी जाऊंगा। आदित्य की इस बचकानी बात पर आरोही को हंसी आ गई। फिर हंसते हुए आरोही ने कहा, इंसानों का खून भी पी सकते हैं क्या?
इस पर आदित्य ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ना, बिल्कुल नहीं। इंसानों का खून मुझे कभी हजम नहीं होगा। मैं जानवर के खून से ही खुश हूं। आरोही ये सुनकर हंस पड़ी, फिर थोड़ी देर में सीरियस होते हुए बोली, आई एम रियली स्कैर्ड अबाउट दैट मैन। आदित्य ने इस पर आरोही का हाथ पकड़ते हुए बोला, तो बंद कर दो डरना। मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य की बात सुनकर आरोही का डर कुछ हद तक कम हुआ। तब आदित्य ने पूछा, ठीक हो अब? आरोही ने हाँ में सिर हिला दिया और उठकर खड़ी हुई। तो आदित्य ने कहा, अगर ठीक नहीं लग रहा हो तो हम अभी घर चले जाएंगे। नहीं, मैं ठीक हूं, आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य को जब पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि आरोही ठीक है, तो वो वापस फंक्शन वाली जगह पर जाकर बैठ गया। आरोही भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और डांस परफॉर्मेंसेस देखने लगी। रात के 11 बजे तो फंक्शन खत्म हुआ और सब वापस जाने लगे। आरोही और आदित्य भी घर के लिए निकल गए। दोनों अभी आधे रास्ते में ही थे कि सामने अचानक से काव्या आ गई। काव्या को कार के सामने खड़ा देख आदित्य ने तुरंत कार को रोका और विंडो खोलते हुए चिल्लाकर बोला, पागल हो क्या तुम? ऐसे कौन चलती कार के सामने आता है? इस पर काव्या चलते हुए आगे आई और फ्रंट का गेट खोलकर आदित्य के बगल में बैठती हुई बोली, मैं जो खुशखबरी लाई हूं उसके लिए मुझे वोल्केनो के ऊपर जाकर बताना पड़े ना तो मैं वो भी कर लूंगी। ये कार क्या चीज है? ये सुनकर आदित्य और आरोही एक दूसरे की तरफ अचंभे से देखने लगे कि अब क्या खबर लाई है काव्या जो इतना खुश हो रही है। ये जानने के लिए आरोही ने काव्या से पूछा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है? आरोही को जवाब देते हुए फिर काव्या ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए खुशखबरी नहीं है, सिर्फ मेरे लिए है। तुम्हारे लिए तो दुखों का पहाड़ लाई हूं। ये सुन आदित्य गुस्से से बिगड़ते हुए बोला, साफ साफ बको, बात क्या है? तो काव्या ने बताना शुरू किया, उस दूसरी कम्युनिटी के बारे में जानकारी लाई हूं। उनकी कम्युनिटी का नाम है सांकू और वो लोग बहुत पास आ चुके हैं। अब इसमें मेरे काम की खबर ये है कि सांकू कम्युनिटी ट्विंस में से जो सबसे प्योरेस्ट होता है उसी से अपने गॉड की शादी करवाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हम दोनों में सबसे प्योरेस्ट कौन है? आरोही। तो फिर बलि का बकरा कौन हुआ? आरोही। इतना कहते ही काव्या जोर जोर से हंसने लगी। वहीं ये सुनने के बाद आरोही और आदित्य दोनों टेंशन में आ गए। रात के 11:30 हो रहे थे। आरोही अभी आदित्य के घर पर ही बैठी थी। काव्या ने जो बताया उसके बाद आरोही एकदम श्योर हो चुकी थी कि अब सांकू उसे ही ले जाएंगे। आदित्य भी परेशान इधर से उधर टहल रहा था। उसे भी उन लोगों को रोकने का कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। आदित्य को जब और कुछ नहीं समझ आया तो वो अपने कमरे में गया और द्वेंदु की ढेर सारी किताबें उठा लाया। किताबें लाकर जमीन पर बैठ गया और एक एक करके सारी किताबें देखने लगा। आरोही बैठी ये सब देख रही थी। आदित्य को ऐसे पागलों जैसे किताबें पलटते देख उसे भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से आदित्य आज इतना परेशान है। तो उसकी मदद करने के लिए आरोही भी किताबें देखने लगी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद आरोही की नजर एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था सर्व सामुदायिका। आरोही को यह नाम देखकर लगा शायद इस किताब में दूसरे कम्युनिटीज के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। तो आरोही ने झट से किताब उठाया और उसके पन्ने पलटने लगी। आदित्य ने जब ये किताब देखा तो उसे भी कुछ उम्मीद जगी। दोनों ने किताब को शुरू से पढ़ना शुरू किया। कुछ 5 मिनट के भीतर आदित्य ने पूरी किताब पढ़ डाली, पर सांकू कम्युनिटी का कहीं कोई जिक्र नहीं मिला। आदित्य ने अब फ्रस्ट्रेट होकर किताब को दूर फेंक दिया और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। ये देखा आरोही उसे शांत करवाते हुए बोली, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अभी टाइम है उनके आने में, तब तक मिल जाएगा कोई ना कोई उपाय। आदित्य ने तब कहा, टाइम नहीं है आरोही, तुम समझ नहीं रही हो। सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, उसके बाद तुम और काव्या दोनों उनकी दुनिया में होंगे और वहां जब वो लोग पूजा शुरू करेंगे तो तुरंत उन्हें प्योरेस्ट का पता चल जाएगा। फिर काव्या तो वापस इस दुनिया में आ जाएगी
पर तुम हमेशा के लिए वहीं फंस जाओगी। मैं ये किसी कीमत पर नहीं होने दे सकता, कभी नहीं। आदित्य ये कह ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया, तो वो एक्साइटेड होते हुए बोला, एक उपाय है तुम्हें बचाने का। आरोही इस पर सरप्राइज्ड होते हुए बोली, क्या? सच में? तो आदित्य ने अपना आइडिया बताते हुए कहा, उनके गॉड की ब्राइड बनने के लिए उन्हें प्योरेस्ट ट्विन चाहिए, राइट? पर अगर तुम प्योर रही ही नहीं तो? क्या मतलब? आरोही ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। इस पर आदित्य ने कहा, अगर तुम कुछ बुरे काम कर देती हो तो तुम प्योर नहीं रहोगी, तुम में भी इविलनेस का कुछ पार्ट आ जाएगा, उसके बाद तुम उनके किसी काम की नहीं रहोगी। हाँ, यही सही रहेगा, उठो, अभी चलो मेरे साथ। ये कहते हुए आदित्य ने आरोही का हाथ पकड़ा और हवा की तेजी से उसे किसी जंगल में ले गया। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य कर क्या रहा है, फिर भी वो चुपचाप खड़ी थी, ये सोचकर कि आदित्य जो भी करेगा उसके भले के लिए ही करेगा। आदित्य जंगल में पहुंचने के बाद आरोही को एक जगह खड़ा करके कुछ ढूंढने चला गया। आरोही वहीं खड़ी सोच में डूबी हुई थी। अब क्या होगा उसकी लाइफ में? क्या आदित्य उसे बचा पाएगा या फिर हमेशा के लिए वो पत्थर बन जाएगी? ये सवाल आरोही के दिमाग में बिजली की तरह दौड़ रहा था। आदित्य जंगल में पहुंचने के बाद आरोही को एक जगह खड़ा करके कुछ ढूंढने चला गया। आरोही वहीं खड़ी सोच में डूबी हुई थी। अब क्या होगा उसकी लाइफ में? क्या आदित्य उसे बचा पाएगा या फिर हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी? ये सवाल आरोही के दिमाग में बिजली की तरह दौड़ रहा था। आरोही अभी इन ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी आदित्य की आवाज से उसका ध्यान टूटा। आरोही ने देखा कि आदित्य अपने हाथ में एक छोटी सी चिड़िया लेकर आया था। आदित्य के हाथ में चिड़िया देख आरोही ने पूछा, ये चिड़िया क्यों पकड़ के लाए हैं? इस पर आदित्य आरोही के पास आते हुए बोला, इसे मार दो, इस इनोसेंट चिड़िया को मारने से तुम्हारी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। आरोही ये सुनते ही शॉक्ड होकर पीछे भागते हुए बोली, नहीं नहीं, ये कैसे कर सकती हूं मैं, मुझसे नहीं होगा। ये सुनकर आदित्य को गुस्सा आने लगा। वो फिर आगे बढ़ा और आरोही के हाथ में चिड़िया पकड़ाते हुए बोला, आरोही, टाइम नहीं है अभी बहस करने का, जो कह रहा हूं तुरंत करो। आरोही अब एक बार आदित्य की तरफ देख रही थी तो एक बार उस मासूम सी चिड़िया की तरफ। चिड़िया को मारने के लिए आरोही का दिल मंजूरी नहीं दे रहा था। इधर आदित्य बार बार आरोही को उसे मारने के लिए बोल रहा था। आरोही दुविधा में फंस गई थी कि अब करे तो क्या करे। आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी एकाएक उसका शरीर हवा में उठने लगा। आदित्य ने जब आरोही को ऊपर जाते देखा तो उसने भागकर आरोही का हाथ पकड़ लिया। इस सब में आरोही के हाथ से चिड़िया भी छूटकर उड़ गई। आदित्य आरोही का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था कि आरोही उससे छूटने ना पाए, पर आदित्य की सारी ताकत लगाने के बावजूद भी आरोही ऊपर की तरफ खींचते जा रही थी। थोड़ी देर में जोर पड़ने से आरोही का हाथ आदित्य के हाथ से छूट गया और ऐसा होते ही आरोही बहुत तेजी से आसमान में ऊपर जाने लगी। अपने हाथ से आरोही का हाथ छूटते ही आदित्य जोर से चिल्लाया, आरोही! पर तब तक आरोही आदित्य की नजरों से ओझल हो चुकी थी। देखते ही देखते आरोही जमीन से कम 50 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई और फिर एक झटके में ही वहां से गायब हो गई। आरोही को महसूस हुआ कि वो दूसरी दुनिया में पहुंच गई है, जंगल से सीधा किसी ऐसी सुनसान जगह पर जहां कोई इंसान नहीं दिख रहा था। आरोही ये देख बुरी तरह से घबरा गई कि कहीं सांकू लोग उसे अपनी दुनिया में तो नहीं ले आए। आरोही का अंदाजा सही भी था, वो जगह मामूली दुनिया से बिल्कुल अलग थी। जमा देने वाली ठंड और ऊपर से ओले भी गिर रहे थे। आरोही ठंड से कांपने लगी। उसे अपने आसपास कोई नहीं दिख रहा था, तो वो इधर उधर भागने लगी, यही सोचकर कि शायद कोई दिख जाए उसे जो उसकी मदद कर दे। पर वहां एक तिनका भी नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले वो चिड़िया को मार पाती, सांकू उसे अपनी दुनिया में ला चुके थे। चिड़िया और आदित्य वहीं जंगल में छूट गए थे। आरोही चारों तरफ दौड़ भाग करके थक गई, पर उसे कोई नहीं दिखा। तो हार मानकर आरोही घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। तभी उसे ढोल नगाड़े की आवाजें आनी शुरू हुई। आवाज सुनते ही आरोही उठ खड़ी हुई और उस आवाज की तरफ भागने लगी। आरोही उस आवाज की तरफ भाग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज भी
आरोही की ही तरफ बढ़ रही हो। थोड़ी दूर जाने पर आरोही उस जगह पर पहुंच गई जहां ढोल नगाड़े बज रहे थे। आरोही ने जब चारों तरफ देखा तो साड़ी पहने हुए करीब 8 फीट तक के लंबे ढेर सारे आदमी खड़े थे। उन्हें देख आरोही को ये समझते देर न लगी कि ये वही सांकू है। ये कहां फंस गई आरोही, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, निराश होते हुए आरोही ने खुद से कहा। अब आरोही ने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो एक तरफ काव्या बैठी मिली। उसने भी एक व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। आरोही ने काव्या को देखा तो वो उसके पास गई और बोली, तुम कब से फंसी हो यहां? इस पर काव्या ने बिल्कुल शांत तरीके से जवाब दिया, हंसना क्या है इसमें, मैं तो सारी दुनियादारी से आजाद होकर यहां आई हूं, अब बस इस शरीर से भी आजाद होना बाकी है। तुम भी आओ और मेरे साथ बैठो, हम दोनों साथ में इस दुनिया के हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। काव्या की ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर आरोही चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से काव्या ऐसी बातें क्यों करने लगी। कल तक तो वो इस दुनिया से नफरत करती थी और आज इसी में रहने की बातें कर रही है। आरोही अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी पीछे से एक आदमी थाल में एक व्हाइट साड़ी लिए हुए उसके पास आया और बोला, देवी आप इसे पहन लीजिए ताकि हम पूजा शुरू कर सके। ये सुन आरोही भड़कते हुए बोली, व्हाट देवी, मैं कोई देवी नहीं हूं तुम्हारी, और मुझे ये साड़ी भी नहीं पहननी है, ले जाओ वापस इसे। इतना कहकर आरोही ने थाल से साड़ी उठाकर दूर फेंक दिया। आरोही को लगा कि उसके इस बर्ताव के बाद से वो लोग गुस्सा होंगे और उसे भगा देंगे वापस, पर असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पलक झपकते वो साड़ी वापस से उस थाल में आ गई जैसे पहले सजाई गई थी। आरोही ये देख फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, मैं ये साड़ी कभी नहीं पहनूंगी चाहे जो हो जाए। आरोही ने जैसे ही ये कहा, भीड़ में से एक आदमी आया और आरोही के पैरों में गिरते हुए बोला, देवी ऐसा मत करिए हमारे साथ, आपकी कृपा से ही हम सब जीवित हैं। क्या? मेरी कृपा से? Are you kidding me? मैं तुम लोगों को जानती तक नहीं, जाने दो मुझे यहां नहीं रहना। आरोही उससे दूर जाते हुए बोली। आरोही जैसे वहां से पीछे हुई वो जाकर एक पेड़ से टकरा गई। ऐसी ठंडी जगह पर हरा भरा खूबसूरत फूलों से लदा पेड़ देखकर पहले तो आरोही पूरी तरह से शॉक्ड हो गई, फिर उन फूलों की खूबसूरती देखकर उन्हें छूने के लिए आरोही ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और जैसे ही उसने एक फूल को टच किया, ऐसा लगा जैसे वो अचानक से अपनी सारी परेशानियां भूल गई हो। वो फूल छूते ही आरोही को अपनी पिछली जिंदगी एक झूठ दिखने लगी और ये दूसरी दुनिया एक सच। असल में ये सब उन फूलों का कमाल था। उनकी खूबसूरती देख कोई भी उन्हें छूने से खुद को रोक नहीं पाता था, और एक बार अगर उन्हें हाथ लगा दिया गया फिर उस इंसान को उस जगह से खूबसूरत और अच्छी बाकी कोई दुनिया नहीं लगती है। पहले काव्या के साथ भी यही हुआ था और अब आरोही के साथ भी हो गया। फूल छूते ही आरोही का चेहरा जो पहले टेंशन से भरा था वो अब एकदम शांत और खुश लग रहा था। आरोही अब खुशी खुशी वापस आई और वो साड़ी खुद से मांगकर एक कोने में गई और पहनने लगी। आरोही जैसे जैसे अपने पुराने कपड़े उतारती जाती वैसे वैसे वो सारी पुरानी जिंदगी भूलती जा रही थी। फाइनली आरोही ने अपने सारे कपड़े उतारकर साड़ी पहन ली। इसके साथ ही वो सारी पुरानी यादें भी भूल गई। साड़ी पहनकर जब वो वापस आई तो सांकू का एक आदमी आगे आया और उसे भी एक चबूतरे पर बैठा दिया। जब आरोही और काव्या दोनों बैठ गए तब पूजा शुरू हुई। कई घंटों के मंत्रोच्चार करने के बाद आरोही और काव्या को दूध से भरे बड़े से बर्तन में बैठाया गया। फिर कुछ मंत्रों के साथ उस बर्तन में फूल डाले गए। फिर उनमें से एक ने आरोही और काव्या से कहा, देवी आप अब अपनी आंखें बंद कर हमारे देव को याद करिए। उनकी बात मानकर आरोही और काव्या दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके साथ ही फिर से मंत्रोच्चार शुरू हो गए। उन दोनों को चारों तरफ से घेर कर सारे आदमी खड़े हो गए और एक साथ कोई मंत्र बोलने लगे। कुछ देर तक मंत्र बोलने के बाद सारे लोगों ने आरोही और काव्या पर फूल फेंके और फिर मंत्र बोलना शुरू किया। थोड़ी देर में आरोही और काव्या दोनों दूध से भरे उस बर्तन से
ऊपर हवा में उठने लगे। देखते देखते दोनों जमीन से कई फीट ऊपर उठ गई। उन्हें ऐसे हवा में उठता देख वहां मौजूद सारे सांकू शॉक्ड होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आरोही और काव्या अब और ऊपर जाते जा रहे थे। उन्हें ऊपर जाते देख सारे के सारे सांकू कम्युनिटी के लोग गुस्से से अपना सिर पीट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। इधर थोड़ी देर में आरोही और काव्या वापस उसी जगह पर आ गए थे जहां से उन्हें सांकू की दुनिया में ले जाया गया था। आरोही उसी जंगल में पहुंची जहां आदित्य उसे चिड़िया मारने के लिए लाया था और काव्या किसी सड़क पर। रात के 2 बज चुके थे। आरोही जब जंगल में पहुंची तो देखा कि आदित्य अभी भी उसी जगह पर बैठा अपने लॉकेट के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था और हर बार नाकाम हो रहा था। तो गुस्से में अपना हाथ जमीन पर मार रहा था। अब तक आदित्य का हाथ पूरा खून खून हो चुका था। आरोही ये देख भागती हुई आदित्य के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ये किस तरह का पागलपन है? आरोही को यूं अचानक अपने सामने देख आदित्य अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और आरोही को कसकर गले से लगा लिया। उसके बाद खुश होते हुए बोला, तुम वापस आ गई। थैंक गॉड तुम वापस आ गई। अगर आज तुम वापस ना आती तो शायद मैं कभी भी यहां से वापस नहीं जा पाता। आदित्य के ये कहते ही आरोही उसके होठों पर अपना हाथ रखकर उसे चुप करवाते हुए बोली, यही सब सुनने के लिए वापस आई हूं क्या मैं? ये कहकर आरोही आदित्य का हाथ देखने लगी। आदित्य के हाथ से खून बहता देख आरोही की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये देख आदित्य आरोही के गालों पर से आंसू पोंछते हुए बोला, पागल लड़की, इसे देखकर रो रही हो तुम? अभी 2 सेकंड में ठीक हो जाएगा ये। इतना कहते ही आदित्य ने अपने हाथ में अपना लॉकेट लिया और देखते ही देखते वो सारी चोट ठीक हो गई। ये देख आरोही की जान में जान आई और उसने रोना बंद कर दिया। पर रोना बंद करने के बाद भी आरोही उदास लग रही थी। तो मजाक करते हुए आदित्य ने कहा, तुम्हें पता है तुम इतना रोती हो कि अगर तुम्हारे आंसू कोई कलेक्ट करना शुरू करे तो पूरा एक स्विमिंग पूल बन जाएगा तुम्हारे आंसुओं से। ये सुन हंसते हुए आरोही बोली, इतना भी नहीं रोती मैं। ये सुन आदित्य हंसने लगा और साथ में आरोही भी। आरोही के अचानक से गायब हो जाने की वजह से आदित्य इतना परेशान हो गया था कि उसे अपने फोन की रिंग तक नहीं सुनाई दे रही थी। वो उसी टाइम से सांकू की दुनिया में जाने की कोशिश में लगा हुआ था जब से आरोही वहां से गायब हुई थी। और अब जब आरोही वापस आ गई थी तो आदित्य का दिमाग कुछ शांत हुआ और उसका ध्यान फोन की ओर गया। उसने तुरंत अपनी पैंट की जेब से मोबाइल फोन निकाला और देखा तो उस पर कात्यायनी के 11 मिस्ड कॉल्स पड़े हुए थे। हो शिट, आंटी वो तुम्हारे इंतजार में अभी तक जगी हुई है। उनके बारे में तो भूल ही गए थे हम लोग। आदित्य ने परेशान होते हुए आरोही से कहा। आरोही को भी टाइम का अंदाजा नहीं रहा था तो उसने आदित्य से पूछा, कितना टाइम हो रहा है? आदित्य ने फोन में देखकर बताया, 2 बज गए हैं। तभी आंटी इतने कॉल्स कर रही हैं। आरोही टाइम जानते ही शॉक्ड होकर बोली, क्या 2 कैसे बज गए, वो भी इतनी जल्दी? जल्दी घर चलिए अब। जल्दी से घर वापस जाने के लिए आदित्य ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे लेकर इतनी तेजी से भागा कि कुछ मिनट्स के भीतर ही वो दोनों अपनी बिल्डिंग के सामने खड़े थे। आदित्य और आरोही अब जल्दी जल्दी कात्यायनी के घर गए और डोरबेल बजाई। डोरबेल बजते ही कात्यायनी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया जैसे वो इसी के इंतजार में बैठी थी। आरोही और आदित्य को सामने देख कात्यायनी गुस्से में बोली, टाइम का होश है तुम लोगों को? 11 बजे का बोलकर तुम लोग रात के 2 बजे वापस आ रहे हो। ऊपर से कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे थे। क्या मैं जान सकती हूँ कि कहाँ थे तुम लोग अभी तक? कात्यायनी को ऐसे भड़का हुआ देख आदित्य और आरोही के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। ना आदित्य और ना आरोही, दोनों में से किसी को भी कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। तभी आरोही के दिमाग में कुछ आइडिया आया तो वो घर के अंदर आते हुए बड़े आराम से बोली, सर की कार पंक्चर हो गई थी रास्ते में और इस टाइम आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा था। बहुत दूर तक पैदल चल के गए हम लोग मैकेनिक ढूंढने, तब जाकर एक मिला। फिर उसे कार तक लाने और कार बनवाने में इतना टाइम चला गया। फोन कार में पड़ा था और हम लोग कार के बाहर खड़े थे, इसलिए आपका कॉल भी नहीं रिसीव किया। आरोही की बात सुनने के बाद कात्यायनी का गुस्सा कुछ कम हुआ तो वो शांत होते हुए बोली, ठीक है,
इस बार माफ कर रही हूं, अगली बार से देरी नहीं बर्दाश्त करूंगी। कात्यायनी की बात में आरोही और आदित्य ने सिर हिलाकर हामी भरी और वहां से चले गए। आदित्य अपने घर चला गया और आरोही भी अपने कमरे में जाकर सो गई। आरोही को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो ये सोच सोच के परेशान थी कि सांकू अब दोबारा आएंगे उसे लेने तो वो क्या करेगी। एक तो कब वो लोग आते थे ये पता ही नहीं चल पाता था, ऊपर से दिखते भी नहीं थे। ऐसे में उनसे लड़ पाना और जीत पाना चलती मछली की आंख में तीर मारने जैसा था। आरोही सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब सुबह हो और कब वो सांकू से बचने का कोई उपाय ढूंढे। जैसे तैसे सुबह हुई तो आरोही आदित्य के घर गई ताकि सांकू की दुनिया में जो कुछ भी हुआ वो सब उसे बता सके। आज कॉलेज की भी छुट्टी थी तो टाइम का कोई टेंशन नहीं था। आरोही जब आदित्य के घर गई तो देखा वहां काव्या आज भी पहले से मौजूद थी। काव्या को देख आरोही भड़क गई और बिना कुछ बोले ही वहां से वापस जाने लगी। तो आदित्य दौड़कर उसके सामने गया और उसे रोकते हुए बोला, कल के बारे में बात करने आई है ये भी। आरोही ये सुनने के बाद भी वहां से जाने लगी तो पीछे से काव्या बोली, जाने तो इतना क्या रोकना, जब दोबारा सांकू उठाकर ले जाएंगे ना तब समझ आएगा। हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है कि वहां जाकर भी वापस आ जाए। काव्या के ये कहने पर आरोही पैर पटकती हुई वापस अंदर आ गई और आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे बात करने आई हूं सिर्फ, और किसी की सलाह नहीं चाहिए मुझे। इस पर आदित्य ने आराम से कहा, ओके बाबा, अब बताओ पहले क्या क्या देखा तुमने वहां, कैसी जगह पर रहते हैं वो लोग, और वहां जाने पर उन लोगों ने क्या क्या किया तुम्हारे साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम लोग वापस कैसे आए। सबसे पहले काव्या ने बताना शुरू किया। मैं 11 बजे के आसपास एक सड़क पर घूम रही थी, तभी अचानक से मेरी बॉडी हवा में उठने लगी। मैंने कई सारी चीजें ट्राई की वापस जमीन पर जाने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ और मैं धीरे धीरे बहुत ऊपर चली गई और फिर अचानक से मैंने उनकी दुनिया में खुद को पाया। एकदम ठंडी जगह है जहां वो रहते हैं, आसपास कुछ नहीं है एक अजीब से पेड़ के सिवा। मुझे बस इतना याद है कि मैं वहां गई तो वो लोग ढोल वगैरह बजा रहे थे। फिर मुझे कोई साड़ी पहनने को बोले और मैंने मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। रात के 2 बजे मैं वापस उसी सड़क पर थी जहां से गई थी। वहां ऐसा लग रहा था जैसे बीच की घटनाओं की मेमोरी इरेज कर दी है उन लोगों ने। काव्या इतना कहकर चुप हो गई तो आदित्य अब आरोही की तरफ देखने लगा कि वो आगे का बताना शुरू करे। तो अपनी बारी आने पर आरोही ने भी अब बताना शुरू किया। मेरे साथ भी सेम ही चीज हुई थी। मैं काव्या के बाद पहुंची थी। मैं जब गई तो काव्या व्हाइट साड़ी में बैठी हुई थी। मैंने जब पूछा वो यहाँ कब से फंसी है तो ये पागलों जैसी बातें करने लगी, जैसे मैं उस दुनिया से मुक्त होकर आई हूँ, इस दुनिया में और आजादी, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद मेरे लिए भी व्हाइट साड़ी लेकर आए वो लोग और मैंने मना कर दिया पहनने से। लास्ट मुझे इतना याद है कि मैं उस पेड़ से फूल तोड़ने जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। वापस उस जंगल में पहुंचने के बाद मुझे होश आया था। आरोही के मुंह से जंगल का नाम सुनते ही काव्या शक भरी नजर से उसकी ओर देखते हुए बोली, 1 मिनट, मुझे तुम ये बताओ कि जंगल में क्या कर रही थी, वो भी इतनी रात को। तो आरोही ने बड़े रूखे अंदाज में जवाब देते हुए कहा, कुछ भी कर रही हूं, तुम्हें क्यों बताऊं। ये सुनकर काव्या ने कंधे उचकाते हुए कहा, मत बताओ, मैं पता कर लूंगी। इधर आरोही और काव्या की नोकझोंक चल रही थी और इधर आदित्य कुछ सोचने में बिजी था। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य ने कहा, हो ना हो, उस पेड़ से सांकू लोगों का कोई तो कनेक्शन है। उस वीरान जगह पर ऐसे पेड़ का होना जिसे टच करते ही इंसान अपना होश खो बैठे, बताता है कि दाल में कुछ काला है, कुछ ऐसा राज है जो हम लोग नहीं जानते। आदित्य की बात सुनकर आरोही और काव्या का भी दिमाग ठनका। उन्हें भी अब समझ आ रहा था कि उस पेड़ को छूने के बाद ही वो लोग सब भूले हैं, मगर अब उस पेड़ के बारे में पता कैसे लगाया जाए, ये सबसे बड़ी मुश्किल थी उन सबके सामने। आदित्य ने फिर कुछ सोचते हुए आगे कहा, काव्या, तुम इस पेड़ के बारे में कुछ पता कर सकती हो। काव्या ने जवाब दिया, कोशिश कर सकती हूँ पता लगाने का।
और इतना कहकर वो वहां से चली गई। जैसे ही काव्या वहां से गई, आदित्य ने धीरे से आरोही से कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि वहां क्या क्या हुआ था और तुम लोग वापस कैसे और क्यों आ गए। आरोही ये सुन चौंकते हुए बोली, क्या, कैसे? आदित्य ने फिर कहा, तुम हो वो रास्ता। तुम ये पता कर सकती हो कि वहां क्या हुआ था। मैं काव्या पर भरोसा नहीं कर सकता इस मैटर को लेकर, इसलिए उसके सामने ये नहीं बताया। ये तुम्हारी स्पेशल पावर है कि तुम किसी का चेहरा याद करके उसके दिमाग में जा सकती हो और वो सब कुछ देख सकती हो जो उस इंसान ने पास्ट में देखा है या प्रेजेंट में देख रहा है। आरोही को ये सब जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य किस स्पेशल पावर की बात कर रहा है, तो संकोच करते हुए आरोही बोली, मेरे पास कैसे हो सकती है ये पावर? मुझसे नहीं होगा ये। आदित्य ये सुन आरोही को सारी बात बताते हुए बोला, देखो, हर साल्विनोस को उसके जन्म के टाइम सारे साल्विनोस मिलकर एक सुपर पावर देते हैं जो उसकी बाकी की पावर्स से अलग होता है और स्पेशल होता है। तुम्हारे जन्म के टाइम तुम्हें माइंड रीडिंग की पावर दी गई थी, मुझे अच्छे से याद है। तुम्हें बस उसे यूज करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, फिर ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आदित्य की सारी बात ध्यान से सुनने के बाद आरोही को भी उम्मीद जागी कि शायद वो ये काम कर सकती है। आदित्य के प्लान के अकॉर्डिंग आरोही जमीन पर बैठ गई और फिर आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी आरोही कुछ नहीं देख पा रही थी। तो चिढ़ते हुए आदित्य से बोली, नहीं हो रहा मुझसे, कुछ नहीं हो सकता मुझसे। सही कहती है काव्या, मैं यूजलेस हूं। आदित्य ने आरोही को खुद को कोसते देखा तो उसे समझाते हुए बोला, अरे यार, तुम तो पहले ही हार मान ले रही हो, कोशिश तो करो, इतनी जल्दी नहीं होता कुछ। टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई अगेन, इस बार पक्का हो जाएगा। आदित्य की बात मानकर आरोही ने फिर से कोशिश करनी शुरू की। आरोही आंखें बंद करके बैठ गई और ध्यान लगाने लगी। आदित्य पीछे से उसे गाइड करते हुए बोला, उनमें से जिसका भी चेहरा तुम्हें अच्छे से याद है उसे अपने सामने इमेजिन करने की कोशिश करो। अगर वो सामने दिखने लगे तो उसके ब्रेन पर फोकस करो। आदित्य ने जैसा कहा आरोही ठीक वैसा करने लगी। काफी देर तक ध्यान में बैठने के बाद आखिरकार आरोही को एक सांकू का चेहरा नजर आने लगा। इसके बाद आरोही उसके ब्रेन पर फोकस करने लगी। कुछ देर फोकस करने पर आरोही को सांकू की दुनिया नजर आने लगी। आरोही ने देखा कि सारे सांकू एक साथ बैठे हुए थे। वो लोग काफी उदास लग रहे थे, साथ ही वो कुछ बातें भी कर रहे थे एक दूसरे से। आरोही अब ध्यान से उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। एक सांकू दूसरे सांकू से बोल रहा था, अब क्या करना है? ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हम सब, कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। आखिर हमारे वंशज की जिंदगी का सवाल है ये। इस पर दूसरा सांकू बोला, अब हमारे परमेश्वर ही कोई रास्ता दिखाए तो कुछ हो सकता है। मेरी सारी उम्मीदें उनसे ही हैं अब। इतना कहकर वो सांकू चुप हो गया। आरोही ये सब बड़े ध्यान से सुन रही थी। उनकी बातों से पता चल रहा था कि उनकी पूजा में कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से वो लोग दुखी हैं। अभी सारे सांकू बैठकर कुछ सोचने में लगे हुए थे कि तभी एक सांकू दौड़ता हुआ पीछे से आया और बोला, मिल गया उपाय, परमेश्वर हमारे साथ है। उन्होंने कहा है कि वो समस्या की जड़ को ही खत्म कर देंगे। उस सांकू की बात सुनकर बाकी के सारे सांकू खुशी से पागल होने लगे और एक साथ पूछ बैठे, जल्दी बताओ क्या उपाय है। आरोही जिस सांकू के दिमाग में जाकर ये बातें सुन रही थी वो इस वक्त एकदम शांत बैठा हुआ था, जैसे नींद में हो। आरोही इसके दिमाग को एक तरह से हैक की हुई थी और इसी वजह से वो जागते हुए भी एक ऐसी नींद में चला गया था कि उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना कुछ दिखाई। वो बाकी के सभी सांकू के बीच में एकदम शांत बैठा था। भाग कर आया हुआ वो सांकू अब उपाय बताना जैसे शुरू किया कि आरोही का ध्यान टूट गया। आरोही अभी इतना ही सुन पाई थी कि किसी ने उस सांकू को हिलाकर नींद से जगा दिया था। वो जैसे ही जागा आरोही का ध्यान टूट गया। ध्यान टूटते ही आरोही फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, शिट शिट शिट, मेन टाइम पर ही कैसे ध्यान टूट सकता है मेरा। आरोही को ध्यान से बाहर आते देख आदित्य
आरोही के पास गया और पूछने लगा, क्या हुआ? क्या देखा तुमने? क्या प्लान कर रहे हैं वो अब? आरोही के ध्यान टूटते ही आदित्य ने इतने सारे सवाल कर दिए। एक तो वो आधी जानकारी के साथ वापस आ गई थी, जिसका कोई मतलब भी नहीं था। ऊपर से आदित्य के सवाल। आरोही का दिमाग खराब हो रहा था। वो चिढ़ते हुए आदित्य से बोली, कुछ नहीं देखा, कुछ काम का नहीं था। मैंने कहा था ना मैं यूजलेस हूं। एक छोटा सा काम तक ढंग से नहीं किया मैंने। आदित्य ये सुन आरोही को शांत करवाते हुए बोला, क्या हुआ? पहले तो शांत हो और फिर बताओ। और दूसरा ये कि बार बार खुद को ना यूजलेस बोलना बंद करो। आदित्य के इतना कहने पर आरोही शांत हुई और फिर उसने जो भी वहां देखा वो सब आदित्य को साफ साफ बता दिया। आरोही की सारी बातें सुनने के बाद आदित्य भी सोच में पड़ गया। कई सारे सवाल पैदा हो चुके थे उन लोगों के सामने। सबसे पहला तो ये कि उनकी पूजा बिगड़ी कैसे? किसी ने कुछ किया भी नहीं था उस टाइम, फिर अपने आप उनका सारा प्लान कैसे फेल हो गया? दूसरा और सबसे जरूरी सवाल कि अब क्या उपाय मिला है उन लोगों को जिससे वो वापस सब ठीक तरीके से कर सकते हैं? इन दोनों सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी था आरोही को बचाने के लिए। पर इनके जवाब ऐसे ढूंढ पाना जंगल में सुई ढूंढने जितना मुश्किल था। आदित्य को जब और कोई रास्ता नहीं नजर आया तो उसने फिर आरोही से कहा, एक बार और ध्यान में जाना होगा तुम्हें। बिना उनके प्लान को जाने हम उसे फेल नहीं कर सकते हैं। आरोही ये सुन मुंह बनाते हुए बोली, फिर से बिना कुछ काम का जाने ही मेरा ध्यान टूट गया तो? इस पर आदित्य ने बड़े शांत तरीके से कहा, इस बार ऐसा नहीं होगा आरोही। यकीन मानो, तुम जितना खुद को कमजोर समझती हो तुम असल में उतनी हो नहीं। सो इस बार खुद पर भरोसा करके दोबारा कोशिश करो। इस बार तुम अच्छी खासी इंफॉर्मेशन लेकर आओगे वहां से, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आदित्य के इतने लंबे चौड़े मोटिवेशन के बाद आरोही के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आई कि वो ये कर सकती है। यही सोच आरोही फिर से ध्यान में बैठी और उस सांकू का चेहरा इमेजिन करने लगी जिसका पहले इमेजिन किया था। पिछली बार के मुकाबले इस बार जल्दी ही आरोही उसके दिमाग के जरिए उसकी दुनिया में पहुंच गई। वहां आरोही ने देखा कि 10-15 सांकू मिलकर एक बड़ा सा गोला बना रहे थे। इतना बड़ा गोला कि उसमें पूरा एक गांव बस जाए। फिर गोले को तैयार करके उसके चारों तरफ आग लगा दिया गया। इसके बाद 5 सांकू व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर आग से घिरे उस गोले में जाकर बैठ गए और कोई मंत्र जाप करने लगे। गोले के बाहर खड़े सांकू भी दोनों हाथ जोड़कर उन 5 के साथ मंत्र जाप करने लगे। थोड़ी देर में गोले के बाहर आने वाले लोगों ने अपना मंत्र जाप बंद कर दिया, पर गोले के अंदर बैठे 5 सांकू ने अपना मंत्र जाप करना जारी रखा। आरोही ये सब होता देख पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अब कौन सी पूजा कर रहे हैं। आरोही उन मंत्रों के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी जिसका वो 5 सांकू जाप कर रहे थे। तो आरोही ने उनके द्वारा बोले जा रहे मंत्र को दोहराना शुरू किया। आरोही के पास बैठा आदित्य ये मंत्र ध्यान से सुनने लगा। वो जिस मंत्र का जाप कर रहे थे वो बहुत लंबा था। वो लोग इतने लंबे मंत्र किस पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? आदित्य को ये तो नहीं पता था, पर उसे ये जरूर पता था कि उसने इन मंत्रों को कहीं और भी देखा है। आदित्य को अब पूरा भरोसा था कि वो इन मंत्रों की मदद से इनका यूज पता कर लेगा। ये सोचकर आदित्य को थोड़ी राहत मिली। इधर आरोही अभी भी ध्यान में थी, यानी वो अभी भी सांकू की दुनिया की हर मोमेंट को देख पा रही थी। आरोही ने देखा कि एक जगह पर 2 सांकू खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे, तो आरोही उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करने लगी। थोड़ी देर में ही आरोही उन दोनों की बातें सुन पा रही थी। एक सांकू दूसरे सांकू से बोल रहा था, तुम्हें क्या लगता है दोनों में से किसे चुनेंगे हमारे परमेश्वर? तो दूसरा सांकू बोला, मुझे कोई अंदाजा नहीं है, अब परमेश्वर को जो पसंद आएगी उसे ही चुनेंगे। आरोही ये सब सुन ही रही थी कि तभी उनमें से एक उस सांकू के पास गया जिसके जरिए आरोही सब सुन रही थी। वहां जाकर उस सांकू ने दूसरे सांकू का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम ऐसे हमारी बातें नहीं सुन सकती, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो उस दूसरे सांकू को कहीं लेकर जाने लगा। उसके ऐसा करते ही आरोही बुरी तरह से घबरा गई और उसका ध्यान टूट गया। आरोही ने ध्यान से जागने के बाद जब आंखें खोली तो सामने आदित्य बैठा हुआ था। आदित्य को सामने देख आरोही की जान में जान आई। वहीं आदित्य ने जब आरोही को घबराया सा देखा तो पूछा, क्या देखा इस बार?
आरोही ने फिर आदित्य को वहां की एक एक बात डिटेल में बताना शुरू किया। कोई सर्कल बनाकर और उसके चारों तरफ आग लगाकर 5 लोग मंत्र जाप कर रहे हैं और वो लोग कह रहे थे कि इस बार उनके गॉड ब्राइड चूज करेंगे। एक गड़बड़ भी हो गई है। वैसे कैसी गड़बड़? आदित्य ने चौंकते हुए पूछा। इस पर आरोही ने बताया, उनमें से एक को पता चल गया है कि मैं उन लोगों की जासूसी कर रही थी। वो बोला कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर आदित्य ने बड़े आराम से कहा, ये इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं हुई है, परेशान मत हो, वो लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आदित्य ने यह बात इतने आत्मविश्वास से कहा तो आरोही को भी लगा कि शायद ये उतनी बुरी मिस्टेक नहीं है। तभी आरोही की नजर सामने पड़ी डायरी पर पड़ी। उस पर वही मंत्र जो सांकू कोले में बैठकर पढ़ रहे थे। आरोही हैरान रह गई। हैरानी से भरकर उसने फिर आदित्य से पूछा, ये मंत्र, ये तो वही मंत्र है जो वो लोग जप रहे थे। ये इस डायरी में कैसे? आदित्य ने फिर आरोही को बताया, ये मंत्र एक बार तुम्हारे डैड ने इस्तेमाल किया था। ये उन्हीं की डायरी है जिसमें उन्होंने वो सारे मंत्र लिखे हैं जिनका वो यूज कर चुके हैं। ये मंत्र किसी को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। उस इंसान के सारे बुरे काम मंत्र पढ़ने वाला अपने सिर ले लेता है, यानी उसके सारे पाप मंत्र पढ़ने वाले के हो जाते हैं, जिससे वो इंसान जिसके लिए मंत्र पढ़ा गया वो प्योर हो जाता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों तुम दोनों वापस आ गए थे। वो जब प्योरिटी चेक करने गए तो तुम दोनों में से कोई भी प्योर नहीं था। इस वजह से उनकी पूजा बेकार हो गई और तुम लोग वापस आ पाए। डैड ने किसे प्योर करने के लिए मंत्र यूज किया था? I mean, किसी के बुरे काम वो अपने सिर पर क्यों लेना चाहते थे? आदित्य को बीच में टोकते हुए आरोही ने सवाल किया। इस पर आदित्य ने उसे टालते हुए कहा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैंने प्रॉमिस किया था द्वेंदु से कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। आरोही ने तब जिद करते हुए कहा, तो प्रॉमिस तोड़ी भी तो जा सकती है। नहीं, कभी नहीं, कहते हुए आदित्य ने साफ मना कर दिया। फिर कुछ सोचकर सीरियस होते हुए बोला, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई। काव्या तो कई सारे बुरे काम कर चुकी है, तो उसका इम्प्योर होना समझ आता है, पर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम भी इम्प्योर हो? आदित्य का सवाल सुन आरोही भी सोच में पड़ गई कि उसने ऐसा क्या किया है अपनी लाइफ में जिसकी वजह से वो इम्प्योर हो गई है। आरोही को जरा भी याद नहीं था कि उसने कैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक शख्स का कत्ल किया है। बहुत सोचने पर भी जब कुछ समझ नहीं आया तो वो चिढ़ते हुए बोली, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे इम्प्योर हूं। इतना बुरा तो कुछ नहीं किया मैंने। इधर आदित्य भी सोच सोचकर परेशान था कि आरोही आखिर इम्प्योर कैसे है, पर अभी इसके अलावा भी कई सारी बातें थी जिन्हें जानना ज्यादा जरूरी था। तो आदित्य ने अभी उन पर फोकस करना ज्यादा जरूरी समझा और आरोही को भी जरूरी बातों